हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली डीएमके के लीडर दयानिधि मारन की तरफ से एक विवादित सा बयान आया है जो कि बिहार और यूपी के लोगों के लिए है। और ये जो बयान है बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि आप देख सकते हैं हर एक मीडिया आर्टिकल जिस तरीके से पब्लिश है, इन्होंने ये कहा कि जो हिंदी स्पीकर है यूपी और बिहार के, ये टॉयलेट को क्लीन करने वाले हैं। ये हिंदी बोलते हैं इसलिए टॉयलेट को क्लीन करते हैं तमिलनाडु आके। और हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पर आईटी कंपनी में काम करते हैं, दूसरी और भी इंटरनेशनल मल्टी नेशनल कंपनी में हम लोग काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके के इनके बयान देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल निकल के ये आ रहा है कि ये जो पूरा जो मामला चल रहा है, ठीक है, मतलब वर्ड का वॉर जो चल रहा है, ठीक है, चाहे बीजेपी के बीच में हो चाहे डीएमके के बीच में हो, क्योंकि ये बयान आने के बाद ना बीजेपी की तरफ से भी और डीएमके के लीडर की तरफ से भी कहीं न कहीं एक वर्ड का वॉर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और ये वर्ड का जो वॉर है, ये कहीं न कहीं बिहार की, देखिए बिहार के लोगों का जो सेंटिमेंट है ना, बिहार के कल्चर्स, बिहार के लोगों के ऊपर में है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो बयान होते हैं ना, इनसे कहीं न कहीं बचना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनके रिस्पॉन्स में जो बिहार की जो लीडर है तेजस्वी यादव, इनकी तरफ से बयान आया है कि विदाउट बिहार जो अदर स्टेट्स है ना, उनके बारे में भी कहा गया है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक तरफ से जो वर्ड का जो वार होता है ना, लड़ाई, ये कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है। आप आगे भी देख सकते हैं जो आर्टिकल्स हैं कि तेजस्वी यादव ने रिस्पॉन्स किया डीएमके के एमपीज़ के को। देखिए हुआ क्या है ना, ये जो वर्ड का वॉर है ना, देखिए ये जो रिसेंटली जो वीडियो भी सर्कुलेट किया गया, ये वीडियो कहा जा रहा है कि बहुत पहले की है। ये वीडियो कहा जा 2019 के जो लोकसभा पोल थे, यानी कि हम ये कहें उस समय अ, मतलब रैली के दौरान यहाँ पर 2019 की हम बात करें, दयानिधि मारन ने यहाँ पर एक स्पीच में कुछ इस तरीके के जो बयान हैं वो दिए थे। और इन बयान को यहाँ पर सर्कुलेट करने वाले शहज़ाद पूनेवाला, ठीक है? ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता है। तो इनके तरफ से यहाँ पर ये जो वीडियो वायरल किया गया, बार-बार वायरल किया गया। और इसके बाद में जो पॉलिटिकल जो बोल सकते हैं कि एक वर्ड का वॉर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ में आपको एक बता दें कि ये कोई नया नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये भी चीज़ें निकल के आ रही है कि ये कोई नया नहीं है। आप अगर रिसेंटली आपने अगर देखा होगा तो रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि रिसेंटली यहाँ पर और भी जो बातें हैं उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। जिससे रिसेंटली जो सेंथिल कुमार है, डीएमके के ही एमपी है, उनकी तरफ से गौमूत्र को लेकर यहाँ पर रिमार्क किया गया था कि जो जहाँ से, क्योंकि अभी रिसेंटली भी जो इलेक्शन हुई थी 4 राज्यों में, तो वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में जहाँ बीजेपी जीती है, तो इनकी तरफ से उसके बाद में एक अ, स्टेटमेंट आता है कि यहाँ जो बीजेपी है वो गौमूत्र वाली स्टेट में ही जीत रही है। इस तरीके की इनकी तरफ से इस तरह स्टेटमेंट आता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रिसेंटली इसके पहले भी आपने ये भी देखा होगा कि जो स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के ही लीडर अभी जो सीएम बन चुके हैं, ठीक है? इनकी तरफ से भी ये आता है कि जो सनातन धर्म है, इसको लेकर कि ये एक डेंगू और एक मलेरिया की तरह है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रिसेंटली आज की हम बात करें तो ये 25 तारीख के ये आर्टिकल है, यानी कि आज के, तो जब यहाँ पर हुआ ये कि जब तमिलनाडु ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली भी चक्रवात आए थे, साइक्लोन, ठीक है? तमिलनाडु के आस-पास में। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ पैसे माँगे गए तमिलनाडु की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ-साफ ये कहा कि गवर्नमेंट कोई एटीएम मशीन नहीं है। तो इनकी तरफ से भी ये आया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम फादर्स प्रॉपर्टी, यहाँ मेरी कोई फादर की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, ये अपनी हक के पैसे हम माँग रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, लैंग्वेज जो एक कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। तो ये सब चीज़ें, इतना सब होने के बाद ना, यहाँ तक भी सवाल रुकता नहीं है। सवाल यहाँ पर भी आता है कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, बॉलीवुड तक भी ये चीज़ें कहीं न कहीं पहुँच चुकी है कि नॉर्थ की मूवीज़, साउथ की मूवीज़। तो इस तरीके से जंग की मूवी जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है और सलार मूवी, दोनों को कहीं कंपैरिज़न किया जा रहा है कि ये जो मूवी है, दोनों को नॉर्थ और साउथ के चश्मे से देखा जा रहा है। यहाँ तक भी नहीं, ये आपने अगर रिसेंटली देखा होगा, जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शन, उसमें भी आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टेटमेंट नॉर्थ साउथ को लेके दी जा रही थी कि बीजेपी कहीं के नॉर्थ में है, मतलब है, इसके रिगार्डिंग कहीं के चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। इन सब चीज़ों में ना, अब अगर आपको मालूम हो कि यहाँ पर ना सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, हमें देखने को मिलता है क्या, कि रिसेंटली, अब आप मालूम होगा, 10 दिसंबर का ही आर्टिकल है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इतने डिवीज़न में, नॉर्थ साउथ का इतना डिवीज़न हो चुका है, हिंदी लैंग्वेज को लेकर डिवीज़न हो चुका है यहाँ पर। जो पार्टीज़, बीजेपी पार्टी कहीं न कहीं स्टेट में आ रही है, नॉर्थ वाले स्टेट में कहीं न कहीं डोमिनेंस कर रही है, इसको लेकर भी स्टेटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो रामोत्सव यात्रा है,
तो ये कहा जा रहा है कि रामोसो यात्रा जो है ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा नॉर्थ और साउथ इंडिया के लिए। ये भी चीज़ें निकल के आ रही है। लेकिन इन सब मामलों को हम साइड करते हुए अगर हम बात करें कि इंडिया के बारे में, बिहार और यूपी के बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट अभी दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ये कहीं न कहीं गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारा जो एक भारत है, एक इंटीग्रिटी है, हमारा जो अखंड भारत की हम जो बात करते हैं, अखंड भारत, तो पहले हमारे पास जो भारत है ना, उस भारत की हम बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग नॉर्थ साउथ में डिवाइड है। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिटी जो है ना, जो बननी चाहिए वो हमारे पास में बनी हुई नहीं है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं हमें जो हर एक जो रियल जो नेशनल है, रियल जो भारतीय है, उनको कहीं न कहीं धक्का पहुँचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन की यहाँ बात करेंगे यहाँ पर। तो इंटरनल माइग्रेशन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम देखिए, हमारे पास में बहुत लेटेस्ट डेटा तो नहीं है। 2011 के सेंसस की हम बात करें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस टाइम में 45.36 करोड़ जो है ना, इतने लोग माइग्रेट मतलब इंटरनल माइग्रेशन किए हुए थे। और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो वर्क फोर्स थे, यानी कि उस टाइम में टोटल पॉपुलेशन का 48.2 करोड़ के आसपास में वर्क फोर्स पॉपुलेशन था। और अभी रिसेंटली डेटा भी ये निकल के आ रहा है कि जो 50 करोड़ के आसपास में, ये 45-50 करोड़ में पहुंच गया वर्क फोर्स का। और उस पे भी इसकी 10%, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, 10 करोड़ के आसपास में, ये टोटल अभी के टाइम में इंटरनल माइग्रेंट है। अब ठीक है, ये सब चीजें जब निकल के आती हैं तो एक चीजें और भी मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली 2017 की हम बात करें, एक डेटा पब्लिश हुआ था, एक रिपोर्ट, वर्किंग ग्रुप इन माइग्रेशन 2017 में। तो उसमें ये कहा गया था कि जो 17 डिस्ट्रिक्ट जो है, 17 डिस्ट्रिक्ट जिसमें 25% जो माइग्रेशन है वो निकल के आते हैं। 25% जो माइग्रेंट, इंटरनल माइग्रेंट की बात करें तो 70% की जो डिस्ट्रिक्ट है, और 70% में उसमें कहा गया कि जो 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बिहार, यूपी और उड़ीसा को के अंदर में आते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, ये डेटा कहीं ना कहीं हमें शॉक करती है कि रियली बिहार और यूपी में कुछ इस तरह पॉवर्टी है, जो माइग्रेशन है बहुत ज्यादा है, खासकर इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, बहुत ज्यादा है। तो इन सबको लेकर ना 2005 में ना, एक आपको मालूम है कि उस टाइम की रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट था सबसे ज्यादा किस स्टेट में, तो बिहार सबसे हाईएस्ट था जिस समय नीतीश कुमार गवर्नमेंट थी। और अभी की सिचुएशन की बात करें तो बिहार में 2022 की हम बात करें, 2022 में देखिए, बिहार अभी डेवलप हुआ है, लेकिन अभी भी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्योंकि अभी 2022 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर कहीं न कहीं बिहार आगे है। तो अभी जम्मू कश्मीर, राजस्थान बिहार से पीछे है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बोल सकते हैं थोड़ा अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को देखते हुए पॉवर्टी रेट की हम बात करें तो पॉवर्टी रेट आज के टाइम में देखा जाए तो 51.9% है नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और उसमें भी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है ना बिहार के, उसमें भी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, जो पुअर है उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली वहाँ का हाल है। अब एक सवाल निकल के आता है इन सब चीज़ों में ना, यहाँ पर जो माइग्रेशन है, या हम ये कहें कि जो माइग्रेशन हो रहा है, खास इंटरनल माइग्रेशन, इसके पीछे क्या फैक्टर होते हैं? इसके पीछे देखिए, अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इसमें 2 फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। जो पुश फैक्टर होता है बेसिकली इसमें हम लोग काउंट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक से जिस प्लेस से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे बिहार में, तो बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, सोशल कंडीशन सही नहीं है, डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुए नहीं है, तो ये सब पुश फैक्टर होते हैं कि जहाँ डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुए नहीं है, वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ पर जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हो, टाउन एरिया, सिटीज़ एरियाज़, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी की हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर लोग लेबर लोग या माइग्रेंट होते हैं और वहाँ पर लोग काम भी करते हैं। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं यूपी, बिहार, झारखंड के लोग होते हैं, उड़ीसा के लोग होते हैं, जो माइग्रेट होके कहीं न कहीं टाउन सिटी एरिया में जाते हैं, दिल्ली हो गए, या फिर पंजाब वाला इलाका हो गया, गुजरात का इलाका हो गया, ये सब जगह जाते हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्टर यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। पुल फैक्टर का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं, वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हो गया, वो अट्रैक्ट करती है, बेटर लाइफ कंडीशन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें पुल फैक्टर में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो माइग्रेशन जो होता है ना, ये एक तरह हम देखें तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इसके नुकसान है, इसके फ़ायदे भी होते हैं कि आपको मालूम है डिमांड एंड सप्लाई के जो डिमांड जो होते हैं, लेबर की डिमांड फुलफ़िल की जाती है, ख़ासकर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट भी होता है, एक्सपोज़र मिलता है इसमें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है, रेमिटेंसेस मिलते हैं, प्लस यहाँ पर सोशल रेमिटेंसेस भी मिलते हैं, यानी कि आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, एक्सपोज़र लेते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको जानने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों में चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस जैसे इस तरह पॉलिटिकल चैलेंज जो अभी स्टेटमेंट निकल के आते हैं, तो उससे लेबर को तो भले ही मतलब
कोई मतलब उनके सेंटिमेंट को हर्ट होता है कि इस तरह स्टेटमेंट वो लोग दे रहे हैं जो कहीं न कहीं जो पॉलिसी निर्माण में कहीं न कहीं आगे काम आ रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की भी थोड़ी ज़िम्मेवारी है और इस कि सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है। तो आपको मालूम है होना चाहिए, अभी तक सरकार का जो रिपोर्ट है अभी ये कहती है कि नीति आयोग 2021 का रिपोर्ट है बेसिकली ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। इसके तहत में आपको मालूम है कि लेबर के लिए बहुत सारी लेबर जो माइग्रेंट होते हैं उसके लिए बहुत सारे जो कदम उठाए गए, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रोविजन को लाया गया, ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को लाया गया, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसे जो स्कीम वो स्टार्ट की गई, ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया गया, तो इससे बहुत सारे पोर्टल स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी एक सवाल निकल के आता है ना कि अभी भी जो माइग्रेंट लेबर से उनका कंडीशन सही नहीं है। रियलिटी यही है कि जो बिहार यूपी में जैसे जो भी माइग्रेंट हैं वो बाहर जाते हैं और कहीं न कहीं एक लो लेवल का एक इकोनॉमिक अ, जो फ़ील्ड है वहाँ पर काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे फिर अदर हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि क्या करना चाहिए? क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है? देखिए, वे फॉरवर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स जो है गवर्नमेंट उठा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर गवर्नमेंट अगर चाहे, तो सबसे पहला काम तो ये कर सकती है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर चाहे, तो सबसे पहला चीज़ ये कि लेबर और लग्ज़री दोनों चीज़ में ना पहले डिवीज़न करना पड़ेगा। देखिए लोग ना लग्ज़री को प्रेफ़रेंस देते हैं, ना कि लेबर को, ठीक है? पहली बात तो ये। और यहाँ पर जो लेबर के जो राइट्स हैं, उनके राइट्स बेस्ड पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है? 2 स्टेप बड़े-बड़े स्टेप ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को लेने चाहिए। 2 स्टेप कौन-कौन से हैं? तो पहली बात ये है कि यहाँ पर नीति आयोग को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा और उनको आगे आके एक हाई लेवल टास्क फोर्स सेटअप करना पड़ेगा। और उस हाई ट टा जो लेवल टास्क फोर्स होगा, वो एक व्हाइट पेपर रिलीज़ करे। उस व्हाइट पेपर के ज़रिए कहीं न कहीं डेटा होगा, जो माइग्रेंट के डेटा हो गए, ठीक है? कितने माइग्रेंट कहीं न कहीं इंटरनल माइग्रेंट है, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारा डेटा व्हाइट पेपर में हो। और उस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मिनिस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा जो कहीं न कहीं डील करे ओनली माइग्रेंट पर्सन से, माइग्रेंट लेबर से। तो ये सब चीज़ें जो स्टेप है वो उठाई जा सकती है। और कहीं न कहीं आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर कि माइग्रेशंस को लेकर यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिबेट होता है, पॉलिटिकल जो रिमार्क की दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। तो इन सब चीज़ को लेकर कहीं गवर्नमेंट भी स्टेप 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, तमिलनाडु इवन ऐसा है स्टेट है जो कि 2 लैंग्वेज को फ़ॉलो करता है। आज से नहीं, बहुत पहले से 60-70s के आस-पास से ही, ठीक है, जब से ये आया था। तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हिंदी इंग्लिश का डिवीज़न को कम करने के लिए यहाँ पर कौन से स्टेप उठा सकते हैं, आप करेंगे कमेंट। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।